और अब आज की ताजा खबर। और मैं हूं गायत्री शर्मा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि अब्दुल राशिद डार नाम के पुलिस वाले को आतंकियों ने कुलगाम जिले के फौदा गांव में गोली मार दी, जिसके बाद घायल अब्दुल डार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस वक्त की अहम खबर मिल रही है, आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगाम का ही मामला है, जहां पर आतंकियों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि अब्दुल राशिद डार नाम के पुलिस वाले को आतंकियों ने कुलगाम जिले के फौदा गांव में गोली मारी है और इसके बाद घायल अब्दुल डार को हालांकि अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस वाले की हत्या कर दी है। पुलिस वाले पर हमला किया आतंकियों ने। हालांकि जब यह हमला हुआ उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसी दौरान घायल अब्दुल डार की मौत हो गई। आतंकियों ने पुलिस वाले को बनाया निशाना। इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से कुलगाम का ये मामला है, जहां पर एक पुलिस वाले को आतंकियों ने गोली मार दी। कुलगाम जिले के फौदा गांव में गोली मारी गई पुलिस वाले को। इसके बाद घायल अब्दुल डार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर कुलगाम के फौदा गांव का ये मामला, जहां पर एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, और क्या जानकारी? देखिए गायत्री, ये जो कल हमला हुआ उसमें मिलिटेंटों ने जो है हमला किया है घर में ही। वो पुलिस वाला जो है वो जम्मू में ड्यूटी बताया जा रहा है, वो उसकी ड्यूटी थी, लेकिन घर आया था, उसके बाद उस पर हमला किया गया। एक संगठन ने, TRF ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं। और लगातार जिस तरीके से कुछ पुलिस वालों को धमकियां दी जा रही थी, बीजेपी के वर्करों को धमकियां दी जा रही थी। और ये बताया जा रहा है ये पहले इखवान में था, जहाँ पे जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कर रहे थे आर्मी, CRPF और पुलिस। आर्मी के साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे, उन्हें इखवानी कहते थे। कहा जा रहा है कि पहले ये इखवान में था और उसके बाद इसको पुलिस में भर्ती किया गया था और ये शायद मिलिटेंटों के निशाने पे था और इसको गोली मार दी गई। इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हुई। और पुलिस ने भी बता दिया कि जिन लोगों ने इसको जो इस पे हमला किया है उन लोगों की तलाश जारी है। जी, बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक लड़की की मौत के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लड़की की हत्या की गई थी और राज्य सरकार जांच में लापरवाही बरत रही है। यही वजह रही कि पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मामले में प्रदर्शन किया, जिसमें बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो जमीन पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने जबरदस्ती उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। हालांकि इस दौरान बीजेपी नेता लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे। राजू बनर्जी की तो पुलिस वालों के साथ बहस भी होती रही। यही नहीं, पुलिस की गाड़ी में चढ़ने के बाद भी वो लगातार नारे लगाते रहे। बीजेपी का आरोप है कि युवती की मौत से पहले उसका रेप भी किया गया और इसीलिए पार्टी नेता लगातार इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। बिहार के बेतिया में पानी में डूबी सड़क को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई। बाढ़ के पानी का बहाव सड़क पर इतना ज्यादा तेज था कि वो मोटरसाइकिल के साथ ही उसमें बहता चला गया, जिसके बाद वो एक पेड़ को पकड़कर उसके सहारे खड़ा हो गया और अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखा। पानी के बीच में फंसे आदमी को देख आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे वहां से किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। उन्होंने उस तक किसी तरह एक रस्सी पहुंचाई। किसी तरह उसने रस्सी पकड़ी और उसे पकड़कर वो पानी से बाहर आता दिखाई दिया। तेज लहरों से लड़ते हुए वो आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब रहा और तब जाकर उसकी जान में जान आई। दिल्ली के शकरपुर इलाके में दो बदमाशों की घर के बाहर से एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन इस दौरान आरोपी ही दहशत में आ गए। साथ ही ये पूरी घटना घर के बाहर गली में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड भी हो गई, जिसमें पैंट शर्ट पहने दो बदमाश दूर एक बाइक के पास खड़े दिखे। वो एक घर के बाहर से बच्ची को उठाकर भागते नजर आए, लेकिन तभी घर के अंदर से उसकी मां दौड़ती हुई आई और गुंडों के ऊपर कूद पड़ी। उसने अपनी बच्ची को उनसे छीन लिया। जब प्लान पर पानी फिर गया तो एक बदमाश तो पैदल ही मौके से रफू चक्कर होता दिखा, लेकिन शोर सुनकर एक आदमी उनके पीछे भागता नजर आया। इस बीच अपहरण करने आए लड़कों को एक दूसरे आदमी ने देख लिया। उसने सूझबूझ दिखाई और उनका रास्ता रोकने के लिए गली के बीच में स्कूटर खड़ा कर दिया। गुंडे जैसे ही उसकी तरफ आए, आदमी ने बाइक सवार बदमाश को धक्का देकर गिरा दिया और दूसरे को पकड़ लिया। पीछे से भागते हुए आ रहे पहले आदमी ने भी उसका साथ दिया। थोड़ी हाथापाई हुई, लेकिन अपहरण करने आया लड़का हथियार दिखाकर भाग निकला। इस बीच बाइक से गिरे बदमाश ने भी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और अपना हेलमेट एक पड़ोसी को मारकर भाग खड़ा हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।
दिल्ली के शकरपुर इलाके में 4 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के चाचा ने ही 20 लाख रुपए को कर्ज उतारने के लिए अपनी भतीजे के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने बच्ची को अगवा करने की कोशिश के आरोप में उसके चाचा और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। तो बच्ची के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत जल्द सुलझा लिया और इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल कर्ज के चलते इस पूरी साजिश को बच्ची के चाचा ने ही रचा था। और इस बीच मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, कितनी तेज ये बारिश हो रही है और अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए गायत्री, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बांद्रा रिकलमिनेशन इलाके में। हाईवे का ये इलाका है और यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ किस तरह की बारिश यहाँ पर हो रही है। आप देखिए तस्वीरें, काफी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। करीब सुबह 6 बजे के आसपास बारिश की शुरुआत हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल ये अनुमान व्यक्त किया था कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कल तेज बारिश हो सकती है। और आज सुबह, क्योंकि रात भर में बारिश नहीं हुई, लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास बारिश की शुरुआत हुई। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ अपने पीछे की तरफ कि जहां पर जो गाड़ियां हैं वो कितनी स्लो चल रही हैं, क्योंकि बारिश तेज हो रही है। और उस बारिश के चलते आप देखिए, यह हाईवे का खास तौर पर इलाका है और जिस तरह की तेज बारिश जो है इस वक्त मुंबई में हो रही है, उसके चलते जल जमाव की स्थिति बड़ी जल्दी पैदा हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट यही है कि 24 घंटे में जो है तेज बारिश हो सकती है। और जिस तरह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, अंधेरा है मुंबई में, इसको देखते हुए काफी तेज बारिश। मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, फिर से एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ। चलिए दिवाकर, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल मुंबई में मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक बारिश शुरू हो गई है। मुंबई के पास नाला सुपारा में बसों की कमी से परेशान कई लोगों ने लोकल ट्रेनें रोककर रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि रोजाना घंटों इंतजार के बाद भी दफ्तर जाने के लिए उन्हें बसें नहीं मिल रही। इसलिए लोकल ट्रेनों में यात्रा की इजाजत देने की मांग करते हुए कुछ लोगों ने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरियों पर चले गए और वहां खड़ी ट्रेन को रोककर उन्होंने विरोध जताया। थोड़ी देर में रेलवे पुलिस लोगों को समझाने पहुंची। पुलिस के समझाने पर पटरियां तो खाली हो गईं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जुटी भीड़ नहीं मानी। कोरोना संकट की वजह से मुंबई में अभी पूरी बसें सड़कों पर नहीं उतारी गई हैं और लोकल ट्रेनें भी केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि बसों की कमी की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अगर हम बस में जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, तो हम ट्रेन में भी पालन कर सकते हैं। नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर यह हंगामा करीब आधे घंटे तक चलता रहा और हालात सामान्य होने के बाद रेलवे ने इस घटना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए। राज्यसभा के 45 नए सांसदों ने शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह समेत राज्यसभा के 45 नए सांसदों ने शपथ ली। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ सांसद शपथ लेने दिल्ली नहीं पहुंच सके। शपथ के दौरान दिग्विजय और ज्योतिरादित्य जब आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। मुख्यमंत्री ने यह फैसला सीएम कार्यालय के एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद किया। अब सीएम समेत उनके दफ्तर के सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर, तो हम क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा और बिहार में कोरोना और बाढ़ से बिगड़े हालात की जानकारी दी। मनोज झा का दावा है कि बिहार के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी जल्द जरूरी कदम उठाएं। कोरोना और बाढ़ दोनों के मध्य बिहार सरकार को गायब सी लग रही है। हमने अपनी तौर पर उनसे कहा कि हालात इतने चिंताजनक हैं कि कुछ पहलकदमी करनी होगी। सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बारिश के मौसम में दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी से घूमते दिखाई दिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि फिल्म उद्योग में आतंकवादियों का पैसा लगा है,
जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें इस बारे में पुलिस से शिकायत करने की सलाह दी। आतंकवाद के पैसे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो साफ सुथरी नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस से, हमारी मुंबई की पुलिस से वो शिकायत आप दे सकते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ ने कहर ढा रखा है। वहां के रक्सौल में बाढ़ के पानी ने शहर के कई हिस्सों को डुबा कर रख दिया है। बाढ़ के पानी की वजह से गांव में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां धान की खड़ी फसलों को बाढ़ के पानी ने डुबो दिया। सड़कों पर पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। हालांकि फिर भी लोग मजबूरी में खतरे को देखते हुए भी सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। यहाँ दिक्कत हम लोग को जो ओवर ब्रिज बना है, वहाँ पानी जो पुल के चलते हम लोग को हर साल इतना दिक्कत सहना पड़ता है। हम लोग रास्ते से बाहर हैं, हम लोग मवेशी उस पर सब चीज़ बाहर रखे हैं। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी महादलित मंच के संयोजक सुनील राम के स्वागत में समर्थकों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सुनील राम कोरोना से ठीक होकर गांव लौटे तो उनके समर्थकों ने दिवाली जैसा माहौल बना दिया। बताया गया कि सुनील राम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज पटना में चल रहा था और ठीक होने के बाद जब वो एम्बुलेंस से अपने गांव तेघड़ा पहुंचे तो कंटेनमेंट जोन होने की वजह से गांव की सीमा सील मिली, जहां उनके सैकड़ों समर्थक स्वागत करते नजर आए। अस्पताल से घर लौट रहे बीजेपी नेता की एक झलक पाने के लिए आसपास के लोग सड़क से लेकर घर की छतों तक पर नजर आए और जैसे ही सुनील राम ने गांव की सीमा में पांव रखे, समर्थकों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद तो आगे आगे ढोलवाला और पीछे पीछे बीजेपी नेता सुनील राम और उनके समर्थकों का हुजूम। हालांकि कोरोना को मात देकर लौटे नेताजी अपने इस स्वागत से गदगद नजर आए, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में उनके समर्थक लॉकडाउन के नियमों का पालन करते नहीं दिखे। साफ है कि बीजेपी नेता सुनील राम के स्वागत के दौरान लॉकडाउन के नियम तार-तार हुए, लेकिन इससे बेफिक्र कुछ समर्थकों ने स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने करीब 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिनमें सुनील राम सहित 15 लोगों के नाम से मुकदमा लिखा गया और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया। इन सब पर लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी का केस दर्ज हुआ। बताया गया कि बेगूसराय में अब तक 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें अब तक 8 की मौत हो चुकी। राजस्थान का सियासी घमासान सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस किशन मुरारी की बेंच का गठन किया है। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को दी है चुनौती, जिसमें कोर्ट ने 24 तारीख तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। सीपी जोशी ने कहा है कि स्पीकर के पास कारण बताओ नोटिस देने का पूरा अधिकार है और इस बीच सचिन पायलट कैंप की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि उनका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी न करे। इस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ा? कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट ने डिस्क्वालिफिकेशन का कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट पर उस पर चर्चा हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया। डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार स्पीकर को रहेगा और जब तक स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करे तब तक कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और उसके बाद यदि कोर्ट को लग को जाए तो कोर्ट उसमें जुडिशियल कोई इशू हो तो उसके बारे में डिस्कस कर सकता है। कोई भी फैसला 92 से लगाकर आज तक ये नहीं आया जिसमें शो काज नोटिस की स्टेज पर इस तरह की स्थितियां बनी कि जब कानून ये कहता है, हिंदुस्तान में जितने कानून के फैसले आए हैं अलग अलग स्टेट के, उसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार जब स्पीकर को है तो इस प्रक्रिया को पूरी होने से पहले कोर्ट में इस तरह की स्थितियां बन रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों बन रही है मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये स्थितियां बन रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि ये स्थितियां बनती है और स्पीकर अपने जो उसको कानून अधिकार मिला उसका उपयोग करेगा तो कहीं न कहीं आगे जाकर ऐसा लगता है कि जो दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन, उनके अंदर टकराव नहीं हो। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 3 दिन पहले हुई भारी बारिश के साथ ही जमीन खिसकने से सड़क बंद हो गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि 2 दिनों से प्रशासन सड़क से मलबा हटाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन केवल 3 छोटी मशीनों से मलबा हटाने की कोशिश नाकाफी साबित हुई, जिसे लगातार हो रही जमीन खिसकने की घटनाओं ने और कठिन बना दिया। पिथौरागढ़ के हरडिया इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से 2 दिन से सड़क बंद है। रास्ता बंद होने से दोनों तरफ कई मुसाफिर फंस गए।
चूंकि ये सड़क सीमा के साथ ही मुनस्यारी जैसे शहर तक भी जाती है, इसलिए इलाज से लेकर दूसरे जरूरी काम से आने वाले लोग परेशान नजर आए। एक रास्ता मुनस्यारी का सिर्फ यही है, जिससे कि लोग अपनी जान जोखिम में डाल के जो है यहाँ ऐसे रास्ते से जो है जाते हैं। हालांकि प्रशासन के अधिकारी जल्द रास्ता साफ कराने के लिए पूरा जोर लगाते दिखे, लेकिन आसपास के लोगों ने आरोप लगाया कि छोटी मशीनों की वजह से तीसरे दिन भी सड़क नहीं खुल पाई। ओडिशा के बालासोर में हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली ध्रुवास्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण का एक वीडियो सामने आया। ये परीक्षण 15 और 16 जुलाई को किया गया था, जो सफल रहा। हालांकि इस परीक्षण को बिना हेलीकॉप्टर के किया गया। ध्रुवास्त्र नाम की इस मिसाइल को पूरी तरह भारत में तैयार किया गया, जो दुश्मन के किसी भी टैंक को कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकती है। तो ध्रुवास्त्र मिसाइल की तस्वीर आपको दिखा रहे, पलक झपकते ही तोपों को उड़ा सकती है यह मिसाइल। इसका सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण 15 और 16 जुलाई को किया गया था, जो सफल रहा। चीन के अनहुई प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इन दिनों चीन पिछले 60 साल में आई सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसका सबसे खराब असर पूर्वी और दक्षिणी चीन के कई इलाकों में दिखाई दिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसकता दिखा। पहाड़ से गिरने वाला मलबा देखते ही देखते सैलाब की तरह नीचे बहने लगा। भारी बारिश की वजह से अनहुई प्रांत में भी हालात बिगड़ गए। नदी के किनारे बसे इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए। पानी का स्तर बढ़ने की वजह से कई बांधों के गेट खोलने पड़े, जिससे हालात और बिगड़ गए। बांधों से छोड़ा गया पानी निचले इलाकों में सैलाब की तरह बहने लगा। सड़क पर लहरें इतनी तेज थीं कि उसमें फंसी एक महिला बहते बहते बची। इस महिला को बचाव दल ने किसी तरह निकाल लिया। दूसरी जगहों से भी बर्बादी की ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। भीषण बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए, जिन्हें बचाव दल की मदद से राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। रक्षा मंत्री वायुसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में वायुसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने चीन से तनाव के बीच वायुसेना की भूमिका की तारीफ की और वायुसेना को हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सुरक्षा बल ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप है। दावा है कि ये आतंकियों को हथियार और दूसरी चीजें पहुंचाया करते थे। अमेरिका के अलास्का में 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप के बाद सुनामी आने का भी अलर्ट जारी किया गया। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने दावा किया कि आइसोलेशन के दौरान उन्हें सोशल मीडिया पर नस्ली टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। जोफ्रा आर्चर ने बताया कि नस्ली टिप्पणियों से बचने के लिए उन्होंने कई लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया। कोरोना नियम तोड़ने पर आर्चर को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में पानी की आपूर्ति के लिए एक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये परियोजना 2024 तक हर गांव के हर परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के हर घर जल मिशन का हिस्सा है। मणिपुर में शुरू होने वाली इस परियोजना की जो लागत है वो 3000 करोड़ रुपए है, जो 16 जिलों के करीब 2,80,000 घरों तक पीने का पानी पहुंचाएगी। खबरें हैं कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने एलएसी से कुछ दूर आधुनिक तोपें और लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा विवाद पर बातचीत का ढोंग करके चीन एलएसी पर हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है और एलएसी से कुछ दूर आधुनिक तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तैनाती कर दी गई। इसके अलावा किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने के लिए एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उतार दिया गया है। खबरें तो ये भी हैं कि चीन ने सीमा से कुछ दूर लड़ाकू विमानों के साथ मी-17 हेलीकॉप्टर भी खड़े कर दिए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत 7 जिलों में एक हफ्ते के लिए फिर से लॉकडाउन को लागू कर दिया गया। पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा सख्त नियम बनाए गए हैं और इसका असर राजधानी रायपुर की सड़कों पर साफ साफ दिखा, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस फ्लैग मार्च करती नजर आई। फ्लैग मार्च लोगों को साफ संदेश दे रही है कि पिछले बार की तुलना में इस बार लॉकडाउन काफी सख्त होगा और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लोग अपने घरों से बाहर न निकले। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने 40 से ज्यादा जगहों पर नाकेबंदी कर सख्ती बढ़ा दी, जिसका असर बाजार और सड़कों पर साफ साफ नजर आया। हालांकि इसके बावजूद कुछ लड़के सुबह सुबह बेवजह सड़कों पर निकल आए, जिनको सबक सिखाने में पुलिस ने देरी नहीं की। लॉकडाउन में नहीं निकलूंगा।
जोर जोर से लॉकडाउन में नहीं निकलूंगा। बताया गया कि इस बार पुलिस ने लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 6000 होने के बाद सख्ती बरतने का ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नियम तोड़ने वालों को थाने ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से लेकर उनकी गाड़ी को जब्त करने का भी फैसला किया गया और गलियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया गया। कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यानी कि 4 घंटे ही केवल जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। नेपाल में आई बाढ़ से जूझते उत्तर बिहार के प्रभावित जिलों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। हालांकि बाढ़ पीड़ितों की शिकायत है कि सरकारी मदद केवल गिने चुने लोगों को ही मिल पा रही है। मतलब आरोप है कि सरकारी मदद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। गुहार लाखों लोग लगा रहे हैं, लेकिन मदद कुछ को ही मिल पा रही है। पूर्वी चंपारण में तो हमारी टीम ने आपदा प्रबंधन विभाग की मदद से किडनी के एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। बताया गया कि मरीज पिछले 7 दिनों से बाढ़ में फंसा था। ये बोट नहीं पहुंचती, लोग नहीं आते, तो फिर आप कैसे बाहर निकलते? मर जाते हम लोग, कुछ हो सकता था। आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों ने कई लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया, लेकिन आरोप है कि ये मदद हर किसी को नसीब नहीं हो रही। कई इलाकों में लोग अब भी बेबस हैं। पूर्वी चंपारण के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कई लोग बाढ़ के बीच फंसे दिखे। उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। खाने पीने का कोई साधन नहीं है, न आने जाने का कोई साधन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं के साथ मिलकर उनकी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। सीएम गहलोत ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पीएम मोदी को इसके बारे में कितनी जानकारी उन्हें पता नहीं। उन्होंने चिट्ठी में पीएम मोदी से अपील की है कि वो सरकार गिराने की इस मामले में भागीदारी नहीं बने और लोकतंत्र को बचाएं। सीएम गहलोत ने अपनी चिट्ठी में कोरोना काल का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि ऐसे वक्त में बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने में जुटी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकार गिराए जाने का जिक्र भी किया। पीएम मोदी को अपनी चिट्ठी में सीएम गहलोत ने क्या लिखा, ये आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, कोरोना महामारी के इस दौर में जीवन रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस काम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के अन्य नेता और हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि आज जहां आम जनता के जीवन और आजीविका को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की निरंतर बनी हुई है, उसके बीच में केंद्र में सत्ता पक्ष कैसे कोरोना प्रबंधन की प्राथमिकता छोड़कर कांग्रेस की राज्य सरकारों को गिराने के षड्यंत्र में मुख्य भागीदारी निभा सकता है। मुझे ज्ञात नहीं किस हद तक ये सब आपकी जानकारी में है या आपको गुमराह किया जा रहा है। इतिहास ऐसे कामों में भागीदार बनने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। तो ये चिट्ठी अशोक गहलोत की तरफ से लिखी गई है। एक तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, तो दूसरी तरफ उनकी चिट्ठी के जवाब में राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य के लोगों के नाम चिट्ठी लिख दी। पूनिया ने अपनी चिट्ठी में कहा कि गहलोत ने पीएम को चिट्ठी लिखकर सहानुभूति पाने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा गया, वो स्पष्ट संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और इसी कारण बिना वजह वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आरोपित करते हैं। भूल जाते हैं नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आपातकाल उन्हीं की पार्टी की देन थी। आज आपकी अपनी लड़ाई जब सड़कों पर आई और आपको शासन और सत्ता जाती भी दिखी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर षड्यंत्र पूर्वक एक सुनियोजित साजिश रची। ये संवैधानिक संकट आपकी देन है, आपकी पार्टी के अंतर्कलह की देन है, आपके आला कमान की कमजोरी की देन है। कोरोना संकट के बीच कोलकाता के एक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के लिए बाउंसर तैनात कर दिए गए। भीड़ भाड़ होने की वजह से कोलकाता के इस बाजार में कोरोना के फैलने का खतरा भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां बाउंसर तैनात करने का फैसला किया गया।
नियमों का पालन करवाने के लिए बाजार के हर गेट पर बाउंसर तैनात कर दिए गए। सामने आई तस्वीरों में ये बाउंसर बाजार आने वाले लोगों के हाथों को सैनिटाइज करवाते दिखे। उन्होंने लोगों के शरीर के तापमान की जांच भी की। लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, इसके लिए ये लोग बाजार के अंदर भी गश्त करते दिखे। कोलकाता का त्रिहट्टी मार्केट है जहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग लोग माने, मास्क पहनकर ही यहाँ पर घुसे, इसके लिए ये जो बाउंसर्स हैं इनको रखा गया है। बताया गया कि बाजार में आने वाले लोग जरूरी नियमों को नहीं मान रहे थे, जिसके बाद वहां बाउंसर तैनात करने पड़े। बाउंसर्स लगाए हैं कि कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करें, नियम सारे माने। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और पहली बार महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 3,37,000 को पार कर गई है। वहीं 24 घंटों में पूरे महाराष्ट्र में 280 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर रजवानी और अभी देखते हैं इस वक्त